नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का सब्जेक्टिव के महातांडव सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि 10 फरवरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये सेट हमारा 1 है। इससे पहले हम सेट 2 1 और 2 अपलोड कर दिए हैं। यदि नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट जरूर कीजिए। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहें, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जेक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक। पहला प्रश्न है कि प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में अंतर बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, ठीक ना। जैक बोर्ड एग्जाम 2026 में आने की बहुत अधिक चांस है, तो आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा कॉपी में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सरल और सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएंगे। ठीक। प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में अंतर, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक। देखते हैं। पहले देखेंगे प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक के कारण व्यक्ति बेरोजगार, गरीबी और जीवन कठिन परिस्थितियों में मजबूर होकर अपना मूल स्थान छोड़ देता है। ठीक। दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा और अकाल लोगों को पलायन के लिए क्या विवश करती है। ये सभी का प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आता है। सामाजिक असुरक्षा, भूमि की कमी और जीवन स्तर में गिरावट भी प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। अब देखते हैं अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारकों के अंतर्गत बेहतर रोजगार, आर्थिक आय की संभावना व्यक्ति को नए स्थान की ओर आकर्षित करता है। दूसरे, यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी शहरी सुविधाएं प्रवास को बढ़ावा देती है। अब तीसरा हमारा पॉइंट है बेहतर जीवन स्तर और सुरक्षा भविष्य की आशा आकर्षण कारक कहलाती है, यानी कि अपकर्ष कारक कहलाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर है, ठीक ना। आप सब लिख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा मेरा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है ये कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का वर्णन करें। आ सकता है, ठीक ना। एक भी बार आया नहीं है, लेकिन आ सकता है, क्योंकि जिस तरह भी चल रहा है पैटर्न नाउ। ठीक। उच्च औद्योगिक उद्योग का वर्णन निम्नलिखित प्रकार है। पहला पॉइंट हमारा, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग से वे उद्योग हैं जो आधुनिक विज्ञान और उन्नति तकनीक पर आधारित होते हैं। देखिए, बोला जा रहा है कि प्रौद्योगिकी उद्योग उद्योग जो है वो उद्योग है जो कि आधुनिक विज्ञान और उन्नति तकनीक पर आधारित है, ठीक ना। दूसरा है हमारा कि इन उद्योगों में कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक और जैविक प्रौद्योगिकी की शामिल है। अगला पॉइंट है हमारा, इन उद्योगों में अत्यधिक कुशल और श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसमें जो है इन उद्योगों में कब अत्यधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है, जो उसको बहुत अधिक ज्ञान है। अनुसंधान और विकास इन उद्योगों की मुख्य विशेषता है। इन उद्योगों की मुख्य विशेषता क्या है? अनुसंधान और विकास। ये उद्योग देश के आर्थिक विकास और निर्यात को बढ़ावा देती है। ये उद्योग क्या करती है? आर्थिक विकास और निर्यात को बढ़ावा देती है। अगले प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा कि भारत में सड़क तथा रेल परिवहन एक दूसरे के पूरक है, स्पष्ट करें। आंसर लिख लीजिएगा। सड़क और रेल परिवहन एक दूसरे के पूरक है, कैसे है देखते हैं। तो सड़क परिवहन गांव और दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य करती है। वहीं बात करी जाए रेल परिवहन की, रेल परिवहन लंबी दूरी और भारी माल के लिए परिवहन उपयुक्त है। अगला पॉइंट है सड़क परिवहन रेल स्टेशन तक माल पहुंचाने में सहायता करता है और रेल परिवहन कम लागत में बड़े पैमाने पर परिवहन करता है, ठीक ना, दूर के लिए। अगला पॉइंट है दोनों मिलकर भारत के परिवहन तंत्र को मजबूत बनाता है। और सड़क परिवहन और रेल परिवहन क्या दोनों मिलकर के भारत के परिवहन तंत्र को क्या मजबूत करता है। अगले प्रश्न नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट बीबीआई प्रश्न है कि भारत में पाइपलाइन परिवहन के 5 लाभ बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट बीबीआई प्रश्न 100% आप बोलेंगे आएगा ये वाला प्रश्न। ठीक, पाइपलाइन से संबंधित एक ना एक प्रश्न जरूर आना है। चलिए इसका उत्तर आसान भाषा में देखते हैं। भारत में पाइपलाइन परिवहन के 5 लाभ। अब देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या लाभ है। ठीक, तो भारत में पाइपलाइन परिवहन तेल, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों को सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे तक पहुंचाया जाता है।
यह परिवहन साधन सड़क और रेल की तुलना में क्या अधिक सस्ता है। अगला है हमारा पाइपलाइन परिवहन में चोरी, टूट-फाट और माल की क्षति की संभावना बहुत ही कम होती है। यह परिवहन प्रणाली वर्षा, बाढ़ और मौसम की अन्य बाधाओं से लगभग अप्रभावित होती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक। अगला पॉइंट है हमारा पाइपलाइन परिवहन सड़क और रेल यातायात का दबाव कम करके परिवहन व्यवस्था को क्या संतुलित बनाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 5 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत के जनसंख्या वितरण प्रारूप का वर्णन करें, ठीक ना? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है अभी, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि कितना बढ़ गया है इसलिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो भारत में जो जनसंख्या वितरण बहुत ही असमान पाया जाता है, ठीक ना? गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे अधिक है। वही हिमालय क्षेत्र, थार मरुस्थल, घने वन क्षेत्रों में क्या है? जनसंख्या बहुत ही कम है। अगला है जल उपलब्धता, उपजाऊ भूमि और समतल भू आकृति जनसंख्या वितरण को क्या करती है? प्रभावित करती है। अगला पॉइंट है औद्योगिक और नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के कारण क्या जनसंख्या क्या अधिक पाई जाती है। आई होप समझ गए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? इसका क्या महत्व है? मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है प्रश्न। ये भी देखिए सोचिए आ ही जाएगा, ठीक। तो चलिए इसका उत्तर आसान भाषा में देखते हैं। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भागों में मौजूद ऊष्मा से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा है, ठीक। यह ऊर्जा ज्वालामुखी क्षेत्रों, गर्म जल स्रोतों और गीजरों से प्राप्त होता है। ये कहाँ से होता है प्राप्त? तो ऊर्जा जहाँ ज्वालामुखी क्षेत्र होता है, जहाँ गर्म जल स्रोत होता है और गीजरों से प्राप्त होता है। भूतापीय ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। भूतापीय ऊर्जा क्या एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो कि खत्म नहीं होता है, ठीक है? और ये इसको पर्यावरण के लिए क्या अनुकूल माना गया है, मतलब पर्यावरण को कोई हानि नहीं होता है इससे। गलम है, इसका उपयोग विद्युत उत्पादन और ताप ऊर्जा के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग किसमें? विद्युत उत्पादन में किया जाता है। यह ऊर्जा पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम करके ऊर्जा संकट को घटाने में सहायता करता है, ठीक ना? आई होप आप समझ गए होंगे। बगले आप सब एक बार कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिए। हाँ, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भारत की पल्ली और प्रक्षित ग्रामीण बस्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं, आसान और सरल भाषा में आपको बताते हैं। तो भारत की पल्ली और प्रक्षित ग्रामीण बस्तियों में अंतर। पहले हम पल्ली बस्तियों की बात करेंगे, ठीक ना? पल्ली ग्रामीण बस्तियां। पल्ली ग्रामीण बस्तियों में घर एक दूसरे के बहुत निकट बसे होते हैं, जिससे बस्तियां क्या सघन दिखाई देती है। ये बस्तियां प्राय उपजाऊ, समतल तथा सिंचित कृषि क्षेत्रों में विकसित होती है। पल्ली बस्तियां जो है सामाजिक जीवन आर्थिक संगठित होते हैं और सामूहिक सुविधा आसानी से उपलब्ध रहती है। वही बात करें पश्चित बस्तियों की। परिक्षिप्त बस्तियां, ग्रामीण बस्ती। परिक्षित ग्रामीण बस्तियों में घर एक दूसरे से दूर-दूर फैले हुए होते हैं। ये बस्तियां सामान्यतः पहाड़ी, पठारी और वन क्षेत्रों में पाया जाता है। वो बस्तियां जो था पल्ली बस्ती का वो नदी के किनारे, मतलब जहाँ पे उपजाऊ भूमि पाया जाता है वहाँ पे था। ये कहाँ पहाड़ी क्षेत्रों, पठारी और वन क्षेत्रों में ये परिचित बस्तियां पाया जाता है। परिचित बस्तियों में सामाजिक संपर्क और सामुदायिक सुविधाएं अपेक्षाकृत कम होती है, ठीक ना? और पल्ली बस्तियों से इसमें क्या है सामाजिक और जो सुविधाएं हैं सामुदायिक सुविधाएं जो है इसमें कम होती है परिचित बस्तियों में पल्ली बस्तियों से। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों है? ठीक, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो सभी देशों में प्राकृतिक संसाधन, जलवायु और उत्पादन क्षमता समान नहीं होती है, इसलिए क्या व्यापार आवश्यक है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा अपने देश अ, अधिस अधिशेष वस्तुओं का निर्यात करते हैं, जो मतलब जिस देश में जो वस्तु नहीं होता है वो वस्तु, ठीक। अगला पॉइंट हमारा इससे आवश्यक वस्तुओं का आयात कर देश की मांग को पूर्ति की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिससे आर्थिक विकास क्या क्या होता है विकास होता है। यह व्यापार और देशों के बीच तकनीक, सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग को
बढ़ाती है। ये सभी इसका था, ठीक ना, आवश्यकता था, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे लगा आप सबको ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर ज़रूर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय